हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे आप सभी का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सेल्फ इंडियन आयुष राज। मैं आप सभी का एसएसटी एडुकेटर। एक एक चैप्टर को इतनी मजेदार से पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स को आज जो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपोज वार। हर किताब में अलग अलग चैप्टर के नेम दिए हुए हैं। यहां से आप सभी का एक देश की आजादी की क्रांति की ओर हमारा देश आगे बढ़ता है, पूरी बातें करेंगे। और हां, पूरा चैप्टर आपको मैं स्टोरी कनेक्ट करके दूंगा। ना ही ज्यादा कुछ रटना है, ना ही फट्टे फाड़ना है, सब कुछ सिंपल वे से। पहले देखेंगे इस चैप्टर में आप सभी का सिलेबस क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको जानना है दो ही चीज बस। आप सभी को काउजेस क्या पढ़ना है भाई साहब, आप सभी को काउजेस, दूसरा कंसिक्वेंसेस, क्यू स्क्वायर पढ़ना है। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पहला पढ़ेंगे काउजेस कि भाई साहब ये जो वार हुआ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, ये रिवॉल्ट हुआ क्यों? कोई भी चीज के पीछे भाई साहब आपका क्या होता है, एक होता है बैकग्राउंड, ये होता है प्रेजेंट, ये होता है फ्यूचर। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर। पास्ट के रूप में हम लोग यहां पढ़ेंगे काउजेस, प्रेजेंट के रूप में आप सभी का पढ़ेंगे इमीडिएट काउजेस, फ्यूचर के रूप में पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट। ठीक है, तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, पर स्टोरी हमेशा एक बीते हुए समय से स्टार्ट होती है। तो आप सभी का स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को समझते हैं। ये स्टोरी है पूरा। ठीक है, तो भाई साहब होता यूं है, 1857 को एक भारत में क्रांति होती है। ठीक है, सिंपल क्या होता है आप सभी का, पहले थोड़ा कहानी बताता हूं, फिर बैकग्राउंड में लेके चलता है। ठीक है, कहानी यह है कि भाई साहब उन लोगों ने क्या किया, एक नया टाइप का कार्टेज लॉन्च कर दिया। क्या होता है सिंपल समझो, न्यू टाइप का इनफील्ड राइफल नाम का भाई साहब गन में कार्टेज, मतलब उसमें जो बंदूक डाली जाती है। ठीक है, उनके ऊपर वाला जो होता है कार्टेज कहते हैं उसे। ठीक है, उनके जो ऊपर वाले जो एरिया थे, ठीक है, उनको अभी अभी तो सिल्वर से उनको डाला जाता है, उस समय क्या था ऐसे ही था। ठीक है, उनको क्या किया, सुअर और गाय के जो चमड़ा था, ठीक है, पिग एंड बेफेलो के जो स्किन थे, चमड़ा, उनसे उनको लेयर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि लंबा समय तक टिके, ये जल्दी खराब ना हो। और जो आप सभी के लिए जो गाय है वो हिंदू के लिए पवित्र है, और जो सुअर है वो मुस्लिम के लिए अपवित्र है। यहां पे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों भड़क गई। तब वहां से आप सभी का स्टार्ट होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे द ग्रेट आदमी, यार क्या पर्सनालिटी था। लोड किया, पहले उसी दिन एक दो को गोली मार के कहानी खत्म किया। यह था प्रेजेंट सिनारियो। मगर अब समझेंगे कि भाई साहब होने के पीछे कारण क्या क्या था। कारण के रूप में चार चीजें हम लोग देखेंगे। पहला चीजें देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस। चार कॉजेस पूछे जाएंगे, चार कॉजेस आप सभी के हैं। इसके बाद ये वार होने के बाद भाई साहब क्या डिसीजन क्या हुआ, भारत हारा या जीता। जीतने के बाद होता है ना भाई साहब क्या होने वाला है, दो चीजें हुई। एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल खत्म हो गई। चेंजेस इंट्रोड्यूस इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन कर रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था यहां पर, उसमें बहुत सारे बदलाव आए। क्या क्या है बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल कॉजेस का। ठीक है, बैकग्राउंड पे चलते हैं, कहानी फ्लैशबैक पे। तुम अपने दोस्त को प्रेम कहानी बताते हो, क्या बोलते हो? प्रेम तो हो गया, तो बोलता भाई कैसे हुआ बताओ यार, पूरी कहानी बताओ। ठीक है, तो बोलते यार पहला दिन स्कूल में गए, वो लड़की हमको दिख गई थी और देखकर हमें मुस्कुरा गई और हमने भी मुस्कुरा दिया, फिर समझ गए कि दोनों में कुछ हो रहा है। तो उसी प्रकार से तो कुछ हो रहा है, तो फटाफट चलते हैं भैया। पहला कॉजेस आप सभी का पॉलिटिकल कॉजेस, मतलब क्या क्या हुआ पॉलिटिकल कॉजेस, मतलब ये जो राजनीतिक चल रही है। पॉलिटिकल कॉजेस मतलब क्या हुआ भाई साहब, पॉलिटिकली वे से किस प्रकार से भारत की एरियाज को, भारत के किंगडम्स को, भारत के स्टेट को उन लोगों ने क्या किया, गवर्न कर लिया, हड़प लिया। वेरियस पॉलिसीज विच डिस्ट्रॉय और कैप्चर द स्टेट ऑफ इंडिया। एक एक करके समझेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना, मस्त रहो। कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई एम विथ यू, मजा आ जाएगा। ठीक है, पहला चीज क्या है, सब्सिडरी अलायंस। यह क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, एकदम इजीली पढ़ा दूंगा यार, दिमाग में ढुक जाएगा डीएनए में। दूसरा चीज क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
ये एक पॉलिसी लाई गई। तीसरा क्या था भाई साहब, सिंपल क्या था, अवध के रूलर के साथ मिसबिहेव कर दिया। इसके बाद क्या किया, बहादुर शाह जफर के साथ बदतमीजी कर दिया। तुम छेड़ोगे, हम तुम्हें इतना छेड़ेंगे, तुम्हारा छेड़ने का तमन्ना ही मर जाएगा। तो वही चीज भाई साहब बहादुर शाह जफर के साथ हुआ। इनके बाद नाना साहब के साथ भी बदतमीजी हो गई। क्या हो गया देखते हैं। इनके बाद इतना ही नहीं, अंग्रेजवा लोग के अंदर क्या हुआ भाई साहब, सवर्निटी खत्म हो गया। अरे भैया, हमरे शादी में आए हो, खाना खाए हो, लिफाफा दोगे कि नहीं दोगे भाई? छोड़ो, लिफाफा मत देना, आशीर्वाद तो देंगे बड़े लोग, वो भी नहीं दिया। ये कहानी यहां पर है। समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं? अबे अभी तो देखो टेलर है, अभी मजा आएगा। ये है कॉन्सेप्ट, अभी तो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या है। उनसे पहले भाई साहब ये समझ लेते हैं, जो आपका युद्ध हुआ था कौन कौन से सेंटर पे हुआ था। ये सिलेबस का पार्ट पहली बात नहीं है, पहले बता दूं, बस एक बेसिक आइडिया के लिए है कहां से हुआ था। देखो, दिल्ली से आपका बहादुर शाह जफर वहां पे लीड कर रहा था, क्योंकि भाई एक युद्ध होता है तो हर जगह एक एक रूलर्स रहते हैं ना। ठीक, लखनऊ से आप सभी का बेगम हजरत महल, जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, वो रूल कर रही थी। इसके बाद कानपुर से नाना साहब, समझ में आया नाना साहब कौन है, बहादुर शाह जफर कौन है, जैनत महल है, क्योंकि सबका नाम अभी लेंगे तो पहले समझ लो भैया ये नाम कौन है। इसके बाद झांसी से आप सभी का झांसी रानी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, बस इतना ही जानो। ठीक है, ये सारी चीजें थे। ये सब लीडर्स का नाम दिमाग में रखना और कहां से थे। अब कहानी शुरुआत आप सभी का होता है, क्या करते हैं अंग्रेज, क्या करती है, एक पॉलिसीज लाती है। क्या लाती है? सब्सिडरी अलायंस। किसके द्वारा? घुचू के द्वारा, लॉर्ड विलोजी के द्वारा। ये घुचू, ये सब कौन है पता है ना? हाँ, दिमाग से लोल। ठीक है, उस समय भैया कंपनी रूल थी, भारत में कंपनी रूल थी। तो कंपनी रूल वो लोग अपना एक अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ठीक है, जनरल गवर्नर। तो वही थे ये लॉर्ड विलिजो। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी बनाती है। अब ये पॉलिसी क्या करता है, ये पॉलिसी क्या है, ये समझना है। सिंपल कुछ नहीं है भाई साहब, क्या है, एग्रीमेंट है। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और भारत के प्रिंसी स्टेट के बीच में। समझ में आया? समझ में आया बातें भाई साहब? क्या है? एग्रीमेंट है, मतलब मोहब्बत है। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के राज के विषय में। जो भारत के राज है, स्टेट्स है, प्रिंसी स्टेट है, जहां पे एक शासक है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ कि लॉस देयर सवर्निटी, अपना जो पावर अपने पास था वो सारे खो देंगे। कैसे? तरीका देखो। पहला चीज क्या है, आपको मानना पड़ेगा, जितने रूलर्स है उसको मानना पड़ेगा कि मैं सुप्रीमेसी हूं। क्या मानना पड़ेगा? कि ब्रिटिश तुम्हारा बाप है, ये मानना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉलिसी का नियम था। दूसरा चीज क्या कह रहे हैं भाई साहब, कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा फॉरेन रिलेशन। आपके साथ जिससे भी चक्कर चल रहा है, आप किसी लड़की से जब प्रेम करते हैं, जब विवाह की बातें करते हैं, तो बोलते हैं एक्स को भूलना पड़ेगा, एक्स को छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि आपको विदेश के साथ जो भी संबंध था वो सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपका संबंध हमसे होने वाला है। और क्या, यहीं तक नहीं हुई, इसके बाद आप किसी भी संबंध में और नहीं जुड़ेंगे, बस प्यार से कनेक्ट करो। संबंध, अगर आपके साथ कोई बंदी है तो आप दूसरी बंदी पे चांस नहीं मार सकता है। क्यों? पॉलिसीज का नियम है, नॉट एंटर एनी अलायंस, कोई अलायंस में आप नहीं जुड़ सकते हैं। और जो भी अलायंस में थे आप उसको छोड़िए, सिर्फ आप हमें अपनाइए। ठीक है, क्योंकि आपके दिल में सिर्फ हमारे लिए प्रेम होना चाहिए। इसी को तो प्रेम कहते हैं, इसी को सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी गंदी पॉलिसीज थी। अब देखो, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश को एक्सेप्ट करना हुआ तुम्हें, क्या, रेसिडेंट अपना। दूसरा क्या है, मेंटेन द आर्मी, मतलब तुम्हारे किंगडम्स की पूरी आर्मी का भैया ठेका वो रखेगा। मतलब सिंपल बोलो तो पालतू आर्मी, मतलब तुम यार टेंशन मत लो, तुम्हारे किंगडम पे कोई हमला करेगा, मुझे फोन करना, मैं अपने भाई लोगों को भेजूंगा, मेरे लौंडे जाएंगे और उसे सिमट लेंगे। ये कहने का मतलब था सब्सिडरी अलायंस। अब आप बताओ कि पूरी सब्सिडरी अलायंस समझ में आई कि नहीं आई? क्या थी? बस एग्रीमेंट था ब्रिटिश और भारत के राजा के बीच में। ये तीन बातों का बस सब्सिडरी अलायंस खत्म। खत्म। जो बात जो राज इसमें मान गए तो मान गए। ठीक है, तो ये रहा सब्सिडरी अलायंस। एग्जाम में दे, बस पॉइंट लिख देना, पूरे के पूरे नंबर घर लेके जाओगे बस। अब इसके बाद जो मुद्दा आता है, एक नई पॉलिसीज आता है आप सभी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्योंकि उसने क्या किया, भारत के हर राज्यों को चूसने का प्रयास किया, क्योंकि उसे भारत पे अब कब्जा करना था। भारत पे अब कब्जा करना था उसे। सब्सिडरी अलायंस से कुछ कुछ राज मान गए। अब क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
एक पॉलिसी लाया, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। ये बड़ा खतरनाक आदमी था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्या था सब्सिडरी अलायंस? सिंपल समझ भाई, जिसके राजा के मरने के बाद उनके स्वयं के पुत्र नहीं है, वो किंगडम ब्रिटिश के पास चले जाएगा। मतलब कोई लॉजिक इसका बनता है भाई? क्या है, आपके पास जितने भी डिपेंडेंट स्टेट है, अगर खुद के लौंडे के अलावा मर गया तो वो राज क्या हो जाएगा? पास टू द ब्रिटिश कंपनी। उसने तो भाई साहब पॉलिसी बना दिया, तो बहुत लोग फंस भी गए। मगर 1856 जब ये बातें आई झांसी के साथ, झांसी रानी के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद सम्राट पे बैठना था उनके बेटे आनंद रॉय को। कहीं होगा जी, कहा है जी आनंद रॉय? कहीं होगा भैया, ये आनंद रॉय को गद्दी पे बैठना था। ब्रिटिश बोले खुद का लौंडा नहीं है, एडॉप्टेड लौंडा है। आनंद रॉय जो था खुद का बेटा नहीं था, एडॉप्टेड सन था। ये भी लिखा होगा, देखो एडॉप्टेड सन था। ठीक है, पूरी कहानी जैसे पढ़ा रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, मस्ती से पढ़ो, मजा आएगा। बस कमेंट में बताना कि सर मजा आया कि नहीं आया, पढ़ रहे हो समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फील होनी चाहिए कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा मगर बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, एग्जाम के एक सवाल नहीं छूटने दूंगा, मेरी गारंटी है, दिस गारंटी बाय इंडियन आयुष राज। ठीक है, ये बदतमीजी कर लिया तो यार अंग्रेज ने कहा नहीं, पॉलिसीज है भाई सब, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बोला भाई भाड़ में जाए तेरी पॉलिसी पे, हम झांसी के रानी। फिर चढ़ गया इसको पिकअप, तो ये बैटल ग्राउंड में उतर गया। समझ में आया बातें? अब देखो, ये सिर्फ यही चीजें नहीं थी, सिर्फ यही नहीं फंसा, इसके साथ और भी बहुत सारे स्टेट जैसे सतारा, जौनपुर, संबलपुर और आप सभी का उदयपुर, नागपुर, ये सारे राज इसके चंबल में फंस गए। और झांसी की रानी बोला हम तो ना छोड़ेंगे। झांसी की रानी वो खूब लड़ी। पोएम पढ़े हो गए ना भाई बचपन में यार। ठीक है, ये था आप सभी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? जिनका खुद का बेटा नहीं है तो उनका किंगडम ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास हो जाएगा, बस इतना ही है। इसके अंदर में झांसी चंबल में फंस गई थी। ठीक है, और बाकी अन्य राज्य भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सभी का प्रीटेक्स्ट ऑफ द अलाइंड मिसरूल। क्या हुआ कि भाई साहब वो दोनों चंबल में तो जो फंस गए, पर अवध वाला जो एरिया था वो चंबल में नहीं फंसे। तो ये जो डलहौजी था 1856 में, डलहौजी क्या कह रहा है भैया, सोचा यार ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भरा, ना ये सब्सिडरी अलायंस में फंसा, तब क्या करे? बोला बे बोल दो यार तुम शासन अच्छे नहीं कर रहे हो, भगा दो। क्या बोला? नहीं तुमसे शासन अच्छा नहीं हो रहा है, तुम छोड़ दो, मैं संभालूंगा अवध को, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या कर दिया भाई साहब? डिक्लेयर कर दिया अवध को मिसरूल, कि तुम अच्छा से नहीं चला पा रहे हो, तुम गद्दारी कर रहा है। गद्दारी कर बे, तो गद्दारी कर रहा है। तो ब्रिटिश बोला कि अब हमें शासन करना है वहां पे, मैं अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन संभालूंगा। मगर यार वहां के लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे राजा को तुम हटा दोगे बे, इतने नाम। तो ये क्या हुआ? यही चीज, यही गुस्सा, यही उमंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ग्राउंड तैयार हुआ। अभी ग्राउंड तैयार हो रहा है, बस माहौल बन रहा है। जैसे 1857 होगा, 1857 जैसे ही होगा, तब प्रेम का पत्साब डालेंगे, लो आई लव यू। ठीक है, इससे पहले अभी ग्राउंड तैयार हो रहा है, पत्साब डाल रहे हैं, पूरे सबको आग लगा दे रहा है, सबको हर जगह। देखिए आप तीनों पॉइंट समझ गए, चौथा देखते हैं। इनके बाद आप सभी का है कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे आप सभी का? लेटर मुगल के लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर टू। ठीक है, इनको क्या हुआ भाई साहब? कैनिंग के द्वारा बड़ा बदतमीजी से मारा गया। कैसे मारा गया? सिंपल क्या किया कि भाई साहब इनका क्या था, सिक्के पे नाम था मुगल किंग का, हटा दिया। बोलो भाई कौन सा मुगल किंग बे तू, हम आ गए, तुम कैसे किंग? हटा डाला। दूसरा चीज क्या था? रेड फोर्ट इनको क्या था, पैलेस के रूप में, महल के रूप में इस्तेमाल करने का परमिशन था। मगर बोला नहीं निकलो निकलो, अब हम रहेंगे। वहां से हटा दिया यार बहादुर शाह जफर, यार 65 साल के बूढ़े व्यक्ति, बड़ा खत्म। इसके बाद क्या हुआ? जो से इंपायरल टाइटल मिलते थे, महाराजाओं के राजा, राजा के राजा, पुत्र भूतपुत्र, जो भी वो बोलते थे, बोला हटाओ टाइटल, हटाओ टाइटल, सिंपल बहादुर, काम खत्म। ये भी यार बड़ा डिसरिस्पेक्ट दिया। इसके बाद क्या हुआ? ये सारी चीजें मुस्लिम के दिलों में बहुत ज्यादा चोट पहुंची। तो इसके वजह से क्या हुआ? मुस्लिम ग्राउंड पे पहुंच गया 1857 के रिवॉल्ट के लिए। समझ में आ रहा है कैसे कैसे आग लगता है? सीनों में आग तो लगेंगे ना दोस्त। इनके बाद इनकी जो वाइफ थी जिन्नत महल, ये ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी हो गई, मतलब मारेंगे हम भी, बदतमीजी किए हो तुम। ठीक है, तो क्लियर है, ये था इनके साथ मिसबिहेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रखना कि इसकी वाइफ का नाम पता रखना
और दूसरा चीज पॉइंटर, इसी तरह पॉइंटर बना के एग्जाम में लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई साहब आप सभी का नाना साहेब के साथ क्या व्यवहार किया। ठीक है, अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू का अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, भाई साहब सिंपल था कि जिसका मर गया भाई साहब उनको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। मगर ये क्या किया चुट्टा, पेंशन को रिफ्यूज कर दिया। ब्रिटिश रिफ्यूज द ग्रांट हिम द पेंशन, पेंशन देने से मना कर दिया। तो नाना साहब भैया आ गए ग्राउंड पे, बोले ना पेंशन ना देंगे तो मारेंगे मान के। तो पेंशन नहीं देने की वजह से वो कूद गए ग्राउंड पे। अब क्या हुआ, उसको फोर्स किया गया कि कानपुर छोड़ दो। मैंने पहले बताया था बहादुर शाह पर, आप कहिए नाना साहब कहां, कानपुर से। टापी सुल्तान कानपुर से, मैंने बताया था, दिखाया था कहां कहां से फाइट कर रहे हैं, कौन कौन सा रूल। तो ये हो गया आप सभी का कानपुर से। अब मजा कि पूरा ये महाराष्ट्र वाला रेंज वाला एरिया था पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो ट्रेवल कर गए दिल्ली से लखनऊ गेन टू सपोर्ट के लिए, मगर सक्सेस नहीं हो पाए। बहुत बुरी तरह से इनका मौत हुआ था, बहुत बुरी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सभी का, ये सारे पॉइंटर्स याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल, ये सारे क्या हुए, राजनीतिक तरीके से आप सभी का किंगडम्स को किस तरह का खत्म करने का प्रयास किया, वो सारी चीजें थी। ठीक है, क्या किया भाई साहब, सिंपल सिंपल यहां पे क्या फॉर्मूला लगाया, एक वर्ड है यहां पे ड्रेन्स। हाँ, ड्रेन्स ऑफ वेल्थ, भारत के पैसों को भारत से बाहर भेज दिया इंग्लैंड, क्योंकि भारत में जो था रूल कर रहे थे इंग्लैंड से महारानी क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, मिलियंस ऑफ द डिस्टेंस, कहीं लिखा होगा जी, हाँ मिलियंस ऑफ डिस्टेंस से क्या कर रहा था, भारत पे रूल किया जा रहा था इंग्लैंड के द्वारा। और क्या किया जाता था, भारत से टैक्स लेके सारे पैसा वहां पे भेजकर वहां पे डेवलपमेंट कर दिया जाता था, और वो डेवलपमेंट भारत में करना था वो नहीं करते थे। तो यहां पे सॉवरेनिटी की हार। ये सारे काउजेस हो गए राजनीतिक काउजेस, पॉलिटिकल काउजेस, जिनके वजह से भारत के राजनीतिक पे, भारत के रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बहुत बड़े काउजेस में से एक रहे कि सारे स्टेट को लीडर्स को आने का वजह। समझ में आ गया सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां खत्म हो गया आपका पॉलिटिकल। अब बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस, समाज और धर्म का वजह से क्या, कैसे उन लोगों ने हर चीज में छेड़छाड़ किया, धर्म के साथ, समाज के साथ, राजनीतिक के साथ, हर चीज के साथ, क्योंकि उसका शासन बहुत लंबा रहा। ठीक है, तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ सोशल रिलीजियस कॉजेस। इसमें से कोई 5 पॉइंट दबा के लिख देना, हो जाएगा काम। ठीक है, मगर नॉलेज आपको सातों के विषय में होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज का वेटेज आ चुका है। तो प्लीज एमसीक्यूज पे काम कीजिएगा, और मैं आप सभी को हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, और कंप्लीट हिस्ट्री आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरे मजेदार से। यू फील लाइक मास्टर मजा आ रहा है। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें पहली टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग भाई साहब, उन लोगों ने क्या किया, सोशल कस्टम, जो हमारी बिलीफ्स था उनके साथ छेड़छाड़ किया। इनके बाद क्या किया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके द्वारा जो लाया गया था, हमारे धर्म पे छेड़छाड़ किया। अब आप लोग जज करना छेड़छाड़ किया कि नहीं किया। इनके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें करप्शन हो गया, भारत के लोगों को दबाया गया, भारत के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। और समझिए बातों को कि भाई साहब ऑब्जर्वेशन ऑफ द पुअर, जो आपकी जुडिशियल सिस्टम था वहां पे भारत के लोगों के साथ बहुत गलत किया गया। इनके बाद क्या था आप सभी का, भाई साहब रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बनाई गई, भेदभाव की नीति कैसे किया, ये सारी चीजों को समझेंगे। और मिशनरीज के एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिया, धर्म परिवर्तन। इनके बाद क्या करने लगे उन लोगों ने, वेस्टर्न एजुकेशन, विदेशी शिक्षा का भारत में आक्रमण हो गया। ये सारा काउजेस है जो आप सभी को समझ में आएगा कि कोई भी चीज होने के पीछे कितना बड़ा कारण होता है, जो आपको पढ़ना होता है। जो चीजें होने के पीछे देयर इज नो सिंगल रीजन, देयर इज अ मल्टीपल रीजन, विच एक दिन में आग नहीं लगता है मेरे भाई, सीने में भी आग लगने में टाइम लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ होते हैं, धीरे धीरे करके। तो एक एक करके चलिए हम लोग सारे चीजों को समझते हैं। तो पहला चीज क्या है, इंटरफेरेंस विथ सोशल कस्टम के साथ भाई साहब जो इंटरफेरेंस किया गया था, इनको समझेंगे। बस 3 पॉइंट। 1829 में क्या किया, सती सिस्टम को खत्म कर दिया।
लोगों को लगा भाई साहब सती सिस्टम खत्म किया, ये तीनों पॉइंट जो है आई थिंक मेरे हिसाब से सही किया, ठीक है। मगर उन समय के लोगों को भाई साहब नहीं पता था कि सही क्या है गलत क्या, जो प्रेजेंट कंडीशन में जो फील किया उस समय के अकॉर्डिंग ये गलत था। क्या किया, 1829 में सती सिस्टम का प्रथा खत्म कर दिया। मतलब सती सिस्टम समझ रहे हैं आप लोग कि जब अगर आपके पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा, इफ हस्बैंड विल बी डाई इन द बैटल और एनीवेयर, तो उसकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था। इट्स अबाउट द सती सिस्टम। इसके बाद विडो रीमैरिज, जो विधवा हो जाते थे उनका शादी करने का नहीं था, तो विडो रीमैरिज का ऑप्शन दिया। आप सभी का एक्ट 1856, ये सारा डेट्स याद रखेगा, एमसीक्यूज के रूप में आपको आक्रमण करेंगे। जिस तरह ब्रिटिश ने भारत में आक्रमण किया, इसी तरह ये डेट्स आपकी जिंदगी में आक्रमण करेगा, ये फैक्चुअल डाटा आपके एग्जामिनेशन में आक्रमण करेगा। पर मैं वादा देता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको ऐसा हथियार बना के दूंगा कि सवाल जो भी जाए, दुश्मन कोई भी आए, मारने का क्षमता आप में रहेगा। मेरा वादा है मेरे मित्र। इनके बाद क्या किया उन लोगों ने, वेस्टर्न शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन गर्ल्स के लिए भारत में ओपन कर दिया। तीन चीजें ये रहेगी आप सभी का, जो सोशल कस्टम के साथ छेड़ा गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है। आगे आप सभी का है अपेरेंस अबाउट द मॉडर्न इनोवेशन। मतलब भाई साहब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उन लोगों ने लाया, भारत के लोगों को ऐसा लगा कि वो हमारे धर्म को नाश करने के लिए, हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे समाज को खत्म करने के लिए वो इंप्लीमेंट किया गया। जैसे क्या सवाल आया मन में? पहली बात क्या है, लोगों को मन में पूरा डाउट हुआ, जो मैं चीज बोल चुका हूं, ठीक है, कि जैसे रेलवे लाया, टेलीग्राफ्स लाया गया, टेलीग्राम लाया गया कम्युनिकेशन के लिए, रेलवे लाया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाया गया। तो ये चीजें लोगों को लगा भाई साहब ये हमारे लिए बड़ा खतरे की चीज है। कैसे, ये भी सवाल पैदा होता है। पहला चीज क्या क्या, जो उनका सीटिंग अरेंजमेंट था बैठने का, क्योंकि आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, बचपन में जब आपको हिस्ट्री में रुचि थोड़ी बहुत थी, आते आते खत्म हो गई, क्योंकि मोहब्बत धीरे धीरे खत्म भी होती है अगर आपकी शादी हो जाती है। और अगर वो लड़की पसंद नहीं करती है और आप ट्राई करते रहो, तब मोहब्बत और बढ़ती है। जैसे मेरी मोहब्बत इस सब्जेक्ट के साथ हो गई है, और पता नहीं कब मानेगी, पता नहीं, ट्राई जारी है, प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब जो सीटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, उसमें गड़बड़ी कर दिया। कैसे? भारत में चलता था वही प्रथा सिस्टम, छोटी जाति बड़ी जाति, कास्टिज्म, धर्म के बेस पे, ये छोटा जाति है, अछूत है, ये हो वो है। अंग्रेज को समझ में आता नहीं था, मतलब आई डोंट केयर, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे है सिंपल रखो, ठीक है। तो क्या कर दिया, बहुत कंपार्टमेंट, हायर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों को एक साथ बैठाने का, ट्रेन में होता है ना भाई, ऊपर है नीचे, कास्ट देख कर थोड़ी यार टिकट बुक करेगा, अच्छा यू आर ब्राह्मण, अच्छा चलो ऊपर बैठो, अच्छा ये शूद्र, आप नीचे, आपका बोगी अलग। ऐसा यार उन लोगों का कोई सेटअप नहीं था। ऐसा लगा उन लोगों को मेरा धर्म चौपट कर रहा है, तो यहां से लगा उन लोगों को रिलीजियस कनेक्ट कर लिया, ठीक है। मगर आपको मैं एक फैक्ट्स बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो रेलवे आया था, कार्ल मार्क्स अपनी किताब में कहते हैं भारत के लिए एक अजूबा साबित हुआ। रेलवे ने जो भारत में काम कर दिया, जो अंग्रेज के द्वारा, बाय द ब्रिटिश, वन ऑफ द फेनेटिक वर्क, जो भारत के समय में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा योगदान के रूप में काम रहा, और रेलवे रहा बहुत ही ज्यादा हर चीज को लेकर, ठीक है। अब मन में एक सवाल और होगा कि रेलवे उन लोगों ने डेवलप क्यों किया? रेलवे डेवलप करने का रीजन था ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा चीज क्या था, आर्मीज भेजना आसान हो जाता था, आर्मीज भेजना, क्योंकि यहां पे युद्ध हो गया यार, आर्मी कैसे पहुंचेगी उतनी जल्दी, और उतनी आर्मी की संख्या थी नहीं, क्योंकि सबको सैलरी देना पड़ता था। ये सारी चीजें थी। इसके बाद क्या था, उन्हें वही चीजें मैंने जो आपसे भी कहा कि उन लोगों को लगा मेरा धर्म को निगलेक्ट किया जा रहा है कास्ट और रिलीजियस के बेस पे, ठीक है, मतलब भाई साहब निगलेक्टेबल पूरा। इनके बाद पढ़ते हैं भाई साहब कि आप सभी का एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन कैसे किया गया। सिंपल है यार, सिंपल था कि जो पुलिस था इन सब चीजों में था, सबसे छोटा रैंक मिलता था भारत के लोगों को, प्रमोशन नाम का चीज नहीं था। और क्या था वहां भाई साहब, लूटपाट पूरा, मतलब भाई साहब करप्शन ही करप्शन, ना ठीक से खाना ना पीना ना पेंशन, ना जो सुविधा मिलती थी उसमें करप्शन होता था, पूरा करप्शन चलता था। ये रहा करप्शन को लेकर। अब क्या था, ऑब्सेशंस ऑफ द पुअर, जो आप सभी का जुडिशियल सिस्टम था उस समय का, वो भी वाज कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ही हार्ड था, कॉम्प्लिकेटेड मतलब हार्ड था, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट था।
अजीब था, कॉम्प्लिकेटेड था यार भारत के लोगों के लिए जस्टिस पाना। इट्स लाइक कि अजूबा, जस्टिस पहली बात मिलेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो सारे ब्रिटिश के चमचे बैठे हैं और भारत के लोगों को मिलेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को, भारत के लोगों को बहुत ज्यादा जेल का सामना करना पड़ा। अगर आप यार रेंट नहीं भर पाए, पहले पता है यार, उन लोगों ने टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स लेके इतना गरीबों को लूट लिया था ना, सारे हमारे कल्टीवेशन को, सारे जितने भी लोग खेती करते थे, ठीक है, उन सारे को, एग्रीकल्चर को, भाई साहब उन लोग क्या करते थे, रिवेन्यू जनरेट करते थे। मान लो भाई अगर मैंने यार 100 रुपए कमाया, यार आप 50 रुपए आप टैक्स थोड़ी लोगे। टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा था। इसके बाद जो मैं 100 रुपए का जो खेती किया यार, मैं 50 रुपए किसी से लोन लेकर ही किया था, 50 रुपए में लोन लेकर ही किया था। अगर मेरा 100 रुपए का इनकम हुआ, इफ आई अर्न 100 रुपीज, 50 रुपीज तो पहले हमको उनको देना है ना जिससे मैंने पैसा लिया, और 50 रुपीज आपने टैक्स मांग लिया, तो मैं अपनी जिंदगी का सब्सिस्टेंस कैसे करूंगा? हाउ वी पेरिस्टोरल। अब ये सवाल हो गया। और नहीं कर पाते तो ब्रिटिश के गुलाम बनना पड़ता था, और नहीं चुकाया फिर जाओ जेल, जेल जाओ भाई साहब। रेंट नहीं दे पाया, आप सभी का कर्ज में डूब गए, जिंदगी चौपट। तुम ही सोच के देखो, 100 रुपए था भाई साहब, 50 रुपए मैंने उधार लेके अपना खेती किया, और 100 रुपए मैंने कमाया, 50 रुपए टैक्स ही देना पड़ा, 50 रुपए ही बचे, वो भी उनको फिर देना है। अगर नहीं दिए तो वो फिर हमको जेल, उसका फिर 50 रुपए का फिर सूद देना है, आपका डेप्ट देना है, मतलब इंटरेस्ट देना है, और नहीं दोगे तो कर्ज में डूब जाओगे, फिर खत्म। फिर खाओगे पियोगे क्या? और एक बार अगर फसल खराब हो गई, पूरा चौपट हो जाता था किसान की जिंदगी मेरे भाई। फिर उसे ब्रिटिश का गुलाम बनना मजबूरी बन जाती थी। ये था भारत की स्थिति उस समय मेरे भाई। फील करके देखो, महसूस करके देखो एक बार, तो पता चलेगा ये देश नहीं, ये क्रांतिकारी का देश है, जिसमें कितने महापुरुष अपने जान की कुर्बानी करके इस देश को बनाया मेरे दोस्त। और आपको ये देश सौंपा गया है, हमें इस देश को सौंपा गया है, हमें इस देश को क्रांति की ओर लेके जाना है। We the people of India have the power, have the rights to be the front of our country। ये सारी चीजें थी मेरे दोस्त। अब आगे समझते हैं, आगे उन लोगों का जो भेदभाव करने की जो पॉलिसीज लाया गया था, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, ये भी बड़ा मतलब चुस्त कर दिया था आदमी को, ठीक है। पहला क्या था, उन लोग भाई साहब भारत के लोगों को इज्जत ही नहीं करते थे, रूडली बात करते थे, आर्गुमेंट करते थे टुवर्ड्स द इंडियंस। भारत के प्रति उनका भावना, इनसे मतलब नहीं, सिंपल उन लोगों ने लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस वेर नॉट अलाउड, ऐसे लिख देते थे पार्क वर्क में, कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं थे। मतलब इतनी डिसरिस्पेक्ट दिया जाता था, इतना भेदभाव किया जाता था। ये सारी चीजें थी उस समय। ऐसे ही 1857 की 1857 की रिवॉल्ट नहीं हो गया कि बस आए और चले गए, बहुत सारी चीजें हुई मेरे मित्र। और समझिए यहां पे, और ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई थी जो भाई साहब भारत के लोगों को दिक्कत करने के लिए, भेदभाव करने के लिए, ठीक है। और वो लोग विश्वास करते थे, दे बिलीव दैट दे आर द सुप्रीमेसी टू इंडियन, मतलब भारत के लोगों के सुप्रीमेसी है, वो भगवान है। चट्टा कहीं आओ बांध के मारेंगे इंडियन आर्मी, घुलटा घुलटा के मारेंगे, ठीक है। इसलिए मेरे भाई, वी हैव टू लिव इन अ यूनिट, यूनाइट, मिलजुल के रहना है। भारत एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कंट्री है, वी हैव टू लिव इन अ यूनाइट, ठीक है। इनके बाद बात करते हैं ड्यूल्ड मुस्लिम एज अ क्यूडल एंड अनफेयर। अब यहां क्या किया उन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम वाला खेल शुरू कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से सारी चीजें हुआ कि भारत के लोगों के साथ बेइज्जती करने लगा, अच्छे से ट्रीट नहीं करने लगा, ये सारी चीजें होने लगी थी, जो बहुत ही ज्यादा भेदभाव भारत के लोगों के साथ होने लगा, कलर के बेसिस पे, इनकी स्थिति के बेसिस पे, सब थिंग्स पे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं आप सभी का एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। उन लोगों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन का काम स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया उन लोगों ने भाई साहब, जो भारत की मूर्ति थी, मतलब भारत के लोग जो बिलीव करते थे हिंदू पे, मतलब हिंदू लोग जो थे भगवान पे विश्वास करते थे, मुस्लिम लोग थे अपने अल्लाह पे विश्वास कर रहे थे, ठीक है। उन लोग का कुछ कहना ही नहीं था, उन लोग भाई साहब सीधा उनकी बिलीव्स को इग्नोर कर रहे थे। भैया भाड़ में जाए, आई डोंट केयर अबाउट योर मस्जिद, आई डोंट केयर अबाउट योर टेम्पल। उन लोगों ने अपना धर्म इंपोज करने का पूरा प्रयास किया। एक एक्टिविटीज आपसे भी कर रहा, 1813 डेट याद रखना, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज इंक्रीज फेयर इंडिया। भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये दिक्कत हो गया जब इंडियन, वहां के मिशनरीज लोग, मतलब भारत में
कहा रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का काम चलने लगा। कब से? 1813 1813 से लेकर। ठीक है मेरे मित्र, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। ये रहा आप सभी का मिशनरीज की एक्टिविटीज। इसके बाद बात करेंगे आप सभी का वेस्टर्न एजुकेशन, जो उनका शिक्षा नीति आई हुई थी। ठीक है, उनके वजह से क्या इंपैक्ट हुआ वो समझेंगे। क्या था? शिफ्टिंग द एम्पैथाइज। उन लोगों ने क्या किया भाई साहब, जो हमारा ओरिजिनल स्टडिंग था उनको खत्म करके वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन को थोप दिया गया। हमारा जो था शिक्षा, गुरुकुल एजुकेशन था, उनको बंद करवा दिया, उनको ठप करवा के इन लोगों ने इनको शिफ्ट करवा दिया। उसी समय से फिर ये परसेंटेज वाला सिस्टम हुआ, मैट्रिक का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। इसलिए देखना, हम एक फैक्ट्स बता रहा हूं, आप लोग को शायद किसी ने नहीं बताया होगा, आपके टीचर्स ने भी नहीं बताया होगा, शायद पता भी नहीं होगा। हम लोग यार 33% ही पासिंग मार्क्स क्यों है? 33% लाओ पास हो जाओ। क्योंकि इंग्लैंड में जो था वो था आप सभी का 33 नहीं, उस समय रखा गया था 32 कुछ रखा था इस तरह करके। इंग्लैंड में क्या था आप सभी का 65% पे पासिंग मार्क्स है। इंग्लैंड में 65% लाओगे तो पास हो जाओगे। और अंग्रेज गोरे चंट अपने आप को बहुत तेज समझते थे और हम लोग को अपने से आधा समझते थे। इसलिए भैया उन लोगों ने क्या किया था, 32.5% रख दिया था। 32.5%, 32% पासिंग मार्क्स उन लोगों ने, उस चंट लोगों ने रख दिया था। मगर अब भारत के लोगों भैया कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ, इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए 33% पासिंग मार्क्स कर दिया गया। ये था आप सभी का फैक्ट्स कॉन्सेप्ट। समझ में आया? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा तो प्लीज जरूर बताना कैसा लगा ये फैक्ट्स आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन के साथ हो रहा है, पता ही नहीं है दोस्त यार। एजुकेशन को एनलाइटमेंट के लिए करो, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। अब क्यों अब क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भाई वो चीजें हो गई। इसके बाद क्या हुआ था कि भाई साहब जो पंडित और मौलवीज थे, जो अपनी अपनी गुरुकुल में, अपनी अपनी मदरसा में जो शिक्षा दे रहे थे भाई साहब, उनको डिक्रेज कर दिया गया। हट, वेस्टर्न एजुकेशन चलेगा, अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बिलीव करने लगा कि भाई साहब जो वेस्टर्न एजुकेशन है, भारत के बच्चों को कन्वर्जन के लिए लिया गया है। भारत के बच्चों को स्कूल जाते हैं, मिशनरीज स्कूल में जाते हैं, कन्वर्जन का रूप बहुत ज्यादा था उस समय। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है, उस समय बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट्स है। क्योंकि बच्चे अगर फ्यूचर किसी भी देश के अगर यूथ को, चाइल्ड को अगर कोई हाथ में कब्जा कर लिया, बच्चे में कर लिए, तब तो तुम्हारा पूरा देश तुम्हारा हो गया। यूथ को भड़का लिए तो प्रेजेंट कंडीशन में तुम बाप बन जाओगे। ये है ब्यूटी, ये है कॉन्सेप्ट। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब तीसरी हम लोग बात करेंगे आप सभी का इकोनॉमिकल काउजेस। आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। इकोनॉमिकल काउजेस में हम लोग तीन चीजों को देखने वाले हैं आप सभी का। पहला बात करेंगे इकोनॉमिकल रिसोर्सेस के विषय में, दूसरा बात करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ के विषय में, जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। तीसरी जो बातें करेंगे डिक्लाइन, किसकी बात करेंगे आप सभी का, पेशनर ट्रीज का, किसान का। भाई साहब क्या टैक्सेशन लाया, कितना लाया, क्या किया, पूरा चौपट कर दिया, चंड कर दिया। ये सारी चीजों पे अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, एक एक करके फटाफट हम लोग सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाक से देखते हैं, फटाक से एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। पहला चीज है आप सभी का एक्सप्लोटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बात कर रहा है, जो साधन थी क्या था ये समझेंगे। मतलब सिंपल बोल रहा भैया, बिजनेस को दिया चंड करके। पहले बात, अंग्रेज महाचंट थे और उन लोगों ने, चंट लोगों ने क्या किया, हमारे देश के इकोनॉमिक को चंट कर दिया। ठीक है, रिसोर्सेस के माध्यम से। ठीक है, चलिए पहला चीज क्या किया, जो एग्रीकल्चर जो भारत का था, ठीक है, वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स था। ठीक है, मगर चंट लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्री, इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री नीडेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन कर दिया। भाई साहब की इंडस्ट्री बिल्ड करना शुरू कर दिया, वहां पे इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दिया। अब क्या चाहिए उनको, रॉ मटेरियल चाहिए, उनको इंडिको चाहिए, नील की खेती चाहिए, ठीक है, कॉटन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए भारत से अब ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, उनको जिस चीज की डिमांड होगा, एग्रीकल्चर वाले को, मतलब किसान को, उसी को फोर्स किया जाएगा कि आप वही प्रोड्यूस करो। चीजें समझ में आई? जिसका डिमांड वहां होगा वही चीज तो बनवाया जाएगा। और इंडिको का खेती का क्या है, एक बार आप खेती करेंगे 3-4 साल वो खेती फिर किसी काम का नहीं रहता, फर्टिलिटी खत्म हो जाता है।
ठीक है, ये चीज है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। दूसरा क्या है, वही चीजें मैंने जो बताई आपको कि रॉ मटेरियल जो है भाई साहब, सिल्क और जो आपसे कॉटन था वो रॉ मटेरियल के रूप में वो लोग इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, चलिए इनके बाद क्या किया भाई साहब, क्यूडियल द फोर्स टू द एक्सपोर्ट एट द चीपर रेट। जो भी चीजें यहां से इंग्लैंड भेजना था इतना सस्ता कर दिया कि भाई साहब भारत के किसानों की स्थिति गंभीर हो गई। यहां से जो किसान भड़के, तुम्हें सोचो भाई साहब, जो चीज सिंपल की कोई प्रोडक्ट का दाम 100 रुपए है, बनने में लगा, भारत में वही चीज भाई साहब 120 रुपए में बिक रहा है फॉर एग्जाम्पल। और यही चीज इंग्लैंड भाई साहब 100 रुपए में ही जा रहा है या 105 रुपए में जा रहा है, और एक भी रुपए ड्यूटी नहीं लगाया जा रहा है। और यही प्रोडक्ट अगर कोई और देश भेजा जा रहा है तो भाई साहब 180 रुपए लिया जा रहा है। भारत का प्रोडक्ट लेगा, और यही चीज बनकर बनकर जब फाइनल होकर इसी कंट्री में फिर जाता है, ये जाता है 150 रुपए में, और उससे बेस्ट गुड्स बनकर, प्रोडक्ट बनकर भाई साहब बोलेगा। और ये चीज अगर इसको बनाकर बनाया जाए तो ये 250 पड़ जाएगा, और इसको 150 में 100 रुपए का फायदा कौन लेगा भारत का प्रोडक्ट। तो ये बहुत बड़ा कारण रह गया। इसके बाद क्या हो गया, वही सारी चीजें जो मैंने बताई कि रेडीमेड गुड्स को एक्सेप्ट करना पड़ा भारत के लोगों को, मजबूरी था भाई, सारा मटेरियल चले गए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और क्या था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स वेर अनेबल टू कम्पीट द चीपर मार्केट। सिंपल वाली बात है यार, आप अगर हाथ से स्वेटर गूथोगे, आपकी मम्मी दीदी गूथे होंगे, घर में बनाए होंगे, ठीक है, स्वेटर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता लग जाता है एक स्वेटर को बनाने में, मशीन 1 मिनट में बना देती है। अब बताओ अगर वो स्वेटर अगर मार्केट में बेचना हो, 1 हफ्ता लगा बनाने में, अगर पर डे का हम 200 रुपए भी भाई साहब प्राइस रखे, ठीक है, हम लोगों ने 6 दिन काम किया, ठीक है, 6 दिन काम करके एक स्वेटर बनाया, कितना हो गया 1200 रुपए। ये रहा ये, इसके बाद मटेरियल लग के भाई साहब ये 1500 का स्वेटर बन जाता है, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग करके। और वही ब्रिटिश वाले चंट लोग 200 रुपए में टी शर्ट वही स्वेटर बना देते थे, और ये मार्केट में आ जाता था 250 रुपया में, टैक्स वैक्स जोड़ के, प्रॉफिट जोड़ के। ये लो 200 छोड़ो 500 रुपया में आ गया। अब बताओ तुम किसे लेने का पसंद करोगे, क्वालिटी ये बढ़िया है इनसे, ये सस्ता भी है, चीप एंड बेस्ट, और ये क्या है, नॉट बेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑटोमेटिक भारत के लोग इसे प्रेफरेंस करना स्टार्ट कर दिए। फिर आप पढ़ेंगे आगे चल के स्वदेशी पटिशन ऑफ बंगाल 1905, वहां पे उसके बाद स्वदेशी अपनाने का मांग किया गया। फिर महात्मा गांधी जी ने खाकी बनाना स्टार्ट किया, चरखा चलाना स्टार्ट किया। क्यों, सारा प्रॉब्लम जड़ शुरू से शुरू हो गया था। ठीक है, ये चीजें आई होप कि आप चीजों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और रूडली इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्या हुआ, भारत का जो इंडस्ट्री था वो पूरा खत्म हो गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वर्ल्ड का सबसे फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। और आपकी जानकारी के लिए एक और पॉइंट आपको बता दूं कि विश्व का 22% इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स भारत हैंडल करता था, पूरा विश्व का 22% ट्रेड एंड कॉमर्स। और ऐसी स्थिति आ गई थी अंग्रेज आने के बाद कि भारत की इंडस्ट्री चौपट हो गया, वो अंग्रेज चंट आके हमारे देश को चौपट कर दिया। ये था आप सभी का इंडस्ट्री को चौपट किस तरह किया, ये एक काउजेस आप सभी का रह गया। ठीक है, अब जो बिजनेसमैन थे भैया, जो किसान थे, इससे इन्फ्लुएंस हो गए। अब क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्या किया भाई साहब, ट्रांसफर कर दिया पैसे को भारत से इंग्लैंड। अरे भाई यार, आप पैसे कमाए हमसे तो आप हम पे खर्च करोगे कि नहीं करोगे। अगर सिंपल भारत गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, अगर हम पे खर्च ना करे, भारत गवर्नमेंट भी करती है एज ए करप्शन के फॉर्म में, शायद करती होगी, अब बाकी हमें नहीं पता यार, क्योंकि वरना जितना टैक्स गवर्नमेंट को आता है, अगर इतना काम करना शुरू कर दे तो भारत कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब क्या किया, भारत से पैसा कमाता था, पैसा वहां भेजकर अपना काम करवाता था। ये चीजें थी आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब देखो क्या है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता था, ये एग्जाम में पॉइंट लिखिएगा, सैलरीज, इनकम, सेविंग ऑफ इंग्लिशमैन, मिलिट्री गुड्स, और आप सभी का ऑफिस स्टेबिलिटी, और इंटरेस्ट और डेब्ट्स एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है मेरे मित्र, समझ में आ गया। इसके बाद था डिक्लाइन ऑफ प्रेस्टीज। इन चीजों को समझते हैं क्या था भाई साहब, कि उन लोगों ने क्या किया, डिसकंटेंट कर दिया, डिसकंटेंट विद द लैंड रेवेन्यूज पॉलिसी।
यार उन लोगों का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो भी उन लोगों ने पॉलिसी बनाते थे, इतना टैक्स, ये टैक्स, जमींदारी, ये वगैरह फलना ढकलना, ये क्या क्या किसान की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। ठीक है मेरे भाई। और क्या क्या उन लोगों ने इतना टैक्स का कर दिया, हैवी टैक्स बर्डन कर दिया। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके दिया कि 100 रुपया बना रहे भाई साहब, 50 रुपया टैक्स खींच रहे हो आप। तो ब्रिटिश एक्सपेंस इन इंडिया, ये भी वजह हो गया भारत में ब्रिटिश का एक्सपेंड होने का। ठीक है मेरे मित्र, आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, यहां पे हम लोगों ने 3 कॉजेस कंप्लीट कर दिया। अब चौथा है आप सभी का मिलिट्री कॉजेस, एंड आई थिंक इट इज द लास्ट कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस। ठीक है, मिलिट्री कॉजेस में हम लोग ये 5 चीजें पढ़ने वाले, एक करके देखते हैं। पहला क्या आप सभी का, कंडीशन ऑफ सिपोज, जो सेना थी उसकी कंडीशन क्या हो गई थी मेरे भाई, इनको समझेंगे। इसके बाद उन लोगों के द्वारा आप सभी का जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक एक्ट लाई गई थी, इस एक्ट को समझेंगे मेरे भाई। इनके बाद लोअर सैलरी, जो मिलिट्री थे, जो भारत के आर्मीज थे, उनको सैलरी बहुत कम दिया करते थे उन लोगों ने। इनके बाद क्या था, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज इन द ब्रिटिश आर्मी, मतलब क्या था भाई साहब, जो आर्मी थी भाई साहब उसमें क्या था, भारत के लोगों का संख्या बहुत ज्यादा था। तो चंड लोग आदमी ही कम थे भाई, खाली दिमाग था चंड के पास। पूरे भारत के लोगों को बस बेवकूफ बनाया उन लोगों ने, पूरे उन लोगों के द्वारा ये चीज किया गया। और समझिए क्या है आप सभी का, उन लोगों ने क्या किया भाई साहब, भारत के लोगों का जो आर्मीज थे उनका प्रमोशन किया ही नहीं, लोअर लेवल पे ही रखे। ये था आप सभी का मिलिट्री कॉज, जो अभी बात करेंगे। पहले मैं समझा दूं कि क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी बननी चाहिए, वरना आपको के मास्टर पढ़ तो लिए, उस समय मजा भी आ रहा था, समझ भी रहे थे, मगर अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। पॉलिटिकली कॉज मैंने पढ़ा दिया, रिलीजियस सोशल रिलीजियस पढ़ा दिया, इकोनॉमिक पढ़ा दिया, और अभी मिलिट्री बातें करेंगे। ठीक है, मिलिट्री कॉजेस को बढ़िया से समझेंगे, सवाल यहां से बहुत बनते हैं। ठीक है, सवाल सभी से ऑलमोस्ट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज इसी के बेस पे आते हैं। दूसरा चीज आप सभी का ये, इसके बाद पढ़ेंगे एंड ऑफ कंपनी रूल, और आप सभी का ये थोड़ी देर के अंदर आप सभी का ये भी टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। पहले हम लोग समझते हैं मिलिट्री कॉजेस आप सभी का क्या था, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से देखते हैं मिलिट्री कॉजेस आप सभी का क्या था। मिलिट्री कॉजेस एकदम बढ़िया से समझेंगे, आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी। चलो एक टॉपिक पहले उठाते हैं कि भैया जो सिपोज था, सिपोज मतलब जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनकी स्थिति क्या हो गई थी, द कंडीशन ऑफ सिपोज क्या था, उनको समझाना है। सिंपल क्या था भाई साहब, उन्हें सैलरी बहुत कम मिलता था। वो ब्रिटिश चंट लोग क्या करते थे भाई साहब, अपने अंग्रेज के लोगों को सैलरी अच्छा देते थे। और जहां तक बात आ गई भारत के लोगों को सैलरी देने का, उसमें उन लोग कंजूसी करने लगे भाई साहब। उन लोगों ने पुअर सैलरी भारत के लोगों को देना स्टार्ट कर दिया मेरे मित्र। इनके बाद क्या करने लगा, उन्हें इल फीड और बैड हाउसेस, मतलब जो खाना पीना था वो भी ढंग का नहीं दे रहे थे, ना ही टाइमली खाना दे रहे थे, ना ढंग से दे रहे थे, ना गुड क्वालिटी, ना सारे प्रोटीन्स उसमें मिल रहे थे, ना सारे बैलेंस डाइट जो एक सोल्जर्स को चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रहा था, ना उनको रहने का जगह अच्छा दिया जाता था। ये सारी चीजें आर्मी के साथ की गई, जिनसे भाई साहब सिपोज को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इनके बाद क्या किया भाई साहब, सिपोज के धर्म के साथ छेड़छाड़ किया। उन्हें क्या किया, कास्ट वेयरिंग पहनने के लिए मना कर दिया गया। जैसे क्या था, बहुत लोग, बहुत धर्म में दाढ़ी रखने का प्रथा है। ठीक है, किसी में भाई साहब चंदन लगाने का प्रथा है। ठीक है, किसी में भाई साहब आप सभी का वो पगड़ी पहनने का प्रथा है, किसी में दाढ़ी रखने का प्रथा है। तो जो भी चीजें थी वो सारी चीजों को बंद कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, आप सभी का वेयरिंग को पूरा स्टॉप कर दिया गया, फॉरबिडेड कर दिया गया। ठीक है, रोक दिया गया। सारे नोट्स को प्लीज आप लोग कॉपी में एक एक करके लिखते जाना, और बस इसी नोट्स के बल पे आप एग्जाम में कूद जाना। बस इसी नोट्स पे बस कमांड बना लेना मेरे मित्र। आई एम गारंटी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, whenever you studied, when you ever go to the examination, you feel like कि master, whatever you taught, the question came, whatever the concept I taught, same like the examination asked. After the completing the chapter, you have to open the 10-year paper. 10 year छोड़ दो, 5 साल का पेपर पलटाओ, you able to clear 90% क्वेश्चन। हाँ, अब बात रही कि सर याद नहीं होगा, फ्रेमिंग नहीं होगा, धीरे धीरे होगी, एक बार में नहीं होगी। वीडियोस को 2 बार देखिएगा, नोट्स बनाकर 1-2 बार पढ़िएगा। ठीक है, इट्स विल
help you to memorizing, remember and revise again and again. It's give you power, it's give you understanding. ठीक है मेरे मित्र, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गया। इसके बाद क्या था भाई साहब, उन लोगों के भावना को भी बहुत ठेस पहुंचा इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से भावना को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा। मैंने जितनी बातें कह दी, अगर उतनी बातें याद हो गई कहानी के रूप में, कहानी के रूप में आपको मैंने सारी चीजों को समझाया, किस तरह किया, प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट हुआ, चीजों को समझ गए ना, आपको आंसर लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा मेरे मित्र। थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत शब्द आपको यहां से पकड़ के चलना पड़ेगा, वो एक दो बार में आप सभी का हो जाएगा, इट्स माय गारंटी। आपको पढ़ते पढ़ते फील हो रहा होगा कि अब हिस्ट्री के टेंशन खत्म, आ गए हैं सर, अब मजा आने वाला है। अब बात करेंगे आप सभी का जनरल सर्विस एनलाइटमेंट एक्ट। इनको समझते हैं क्या है जनरल सर्विस एनलाइटमेंट एक्ट। ये एक्ट सिंपल क्या था भाई साहब, देखो भारत के लोगों का ना बिलीव था, जो चीजें यहाँ पे लिखा है मैं वही चीजें बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कुछ और बोल रहा हूं मैं। ठीक है, भारत के लोगों का बिलीव था कि समुद्र पार करना मतलब अशुभ, समुद्र पार करना मतलब अशुभ माने जाते हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट के अनुसार क्या था कि भारत के सोल्जर को कहां जाना था, ओवर द सी, मतलब ड्यूटीज के लिए सोल्जर्स है तो बाहर काम पड़ जाते हैं, तो आपको समुद्र पार होकर, क्योंकि भाई साहब भारत तो ऐसा ही है ना भाई साहब, पूरा समुद्र ही है, ये एरिया समुद्र, यहाँ इंडूज रिवर, ठीक है, इधर ब्रह्मपुत्रा, आगे इधर इधर भी साला कोई रिवर था, तिब्बत वाले रिवर साइड, ठीक है, मानसरोवर झील जहां से आपका इंडस रिवर निकलती है। अब भारत निकलेगा कैसे भाई, तो उन लोग मानते थे कि भाई साहब कि हम अगर समुद्र पार कर दे तो हमें क्या हो जाएगा, बिलीव करते थे क्या, ब्राह्मण धर्म में टू क्रॉस द सी, भाई साहब डिसलाइक करते थे उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि उन लोग ऐसे मानते थे कि भाई हमारे धर्म में समुद्र पार करने का नियम है ही नहीं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप हड़प्पा पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे जब ट्रेड करते थे मेसोपोटामियास के साथ, बहरान के साथ, तब तो जाते थे लोथल जो साइड था। क्यों बता रहा हूं, थोड़ी कनेक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे भाई द ब्यूटी ऑफ आर्ट्स यू हैव टू बी ए कनेक्टिविटी, हर चीज में कनेक्टिविटी। मैं अभी पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या था। मैंने आपको कोई रट्टा रटाया चीजें भी नहीं बताई, बस कहानी बोलते गया, आपके दिमाग में लोड होते गया। बोलो मास्टर वाह, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गुरुजी, मजा आ गया। ठीक है मेरे भाई, और क्या हुआ, ब्राह्मण को ऐसे फील होने लगा कि भाई साहब ब्राह्मण सोल्जर्स को कि मेरा धर्म को नाश कर रहा है, चौपट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी रीजंस रह गए, ये एक्ट जो लाया गया था। सिंपल पूछ लेगा ये एक्ट क्या है, कि भारत के जो सोल्जर्स थे उनको आउट ऑफ सी जाना था फॉर ड्यूटी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है सैलरी लो। वेतन जो था मेरे भाई बहुत कम कर दिया गया था उन लोगों के द्वारा, वेतन बहुत, जो वेजेस जो था इंडियन सोल्जर्स का, वो क्या था, इतना कम था कि अपनी फैमिली को भी मेंटेन नहीं कर पाता था, सबसिस्टेंस इकोनॉमी भी उन लोग मेंटेन नहीं कर पाता। आप खुद सोचो भाई साहब, कितनी कम सैलरी मिल रही है कि खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। सोचो 2 टाइम का खाना नहीं पूर पा रहा है पूरी फैमिलीज के लिए, कितनी डिफिकल्टीज है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग खुद सोच के देखो, इतनी कम सैलरीज थी। अब मुद्दा ये भी आएगी, भैया कितना कम सैलरीज था, जो हो ही नहीं रहा था। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स जो रिसीव करते थे भाई 8 टाइम्स बेटर सैलरी देन द इंडियन सोल्जर। सिंपल मान लो, अगर इंडियन सोल्जर्स को भाई साहब एग्जांपल के लिए ले लो कि इंडियन सोल्जर्स की अगर सैलरी आपका 1000 रुपया था, तो आप सभी का चंट लोगों का, ठीक है, जो आप सभी का इंग्लिश मैन था, ठीक है, उनका जो सैलरी आप सभी का था वो इनसे 8 गुना था। ठीक है, तो इनका सैलरी 8000 रुपया था। अब बताओ 1000 में घर चलाना पॉसिबल है? अब बोलो उस समय तो बहुत था, एग्जाम्पल के लिए दिया, और इनका 8000। अब बहुत मुश्किल था भैया घर को चलाना, ये लो सैलरी की वजह से ऑलरेडी सब लोग परेशान थे। ये मैंने आपको जो कॉजेस बता रहा हूं ना, ये ग्राउंड तैयार हो रहा है, मार करने से पहले माहौल बनता है, बस माहौल बन रहा है, सब लोगों के अंदर उत्साह आ रहा है, सब लोगों के अंदर एक जुड़ने का भावना आ रहा है। मगर दिक्कत आती है कि ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ। आजादी तो यहां भी मिल सकती थी, क्यों नहीं मिला, ये चीजें भी अभी आप सभी को हम बताएंगे बड़े मजेदार से, जो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं, यहां तक चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ये आप सभी का बातें करते हैं कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब भारत के लोग ब्रिटिश आर्मी में अधिक थे ब्रिटिश के तुलना में। क्या था रेशियो? नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वेर द लो एज इन 1:4000, मतलब भाई साहब 4000, मतलब एक ब्रिटिश और भारत के 4000 सोल्जर्स थे। ये थी भाई साहब रेशियो। सोच के देखो, सोच के देख मेरे भाई, एक ब्रिटिश थे और 4000 इंडियंस। भारत के लोग जान जी देकर यार सोल्जर्स में गए थे, मेहनत कर रहे थे, मगर भारत के लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और डलोजी ने एडवाइस किया था, क्योंकि 4000 तो भैया इसको तो हड्डी पसली तोड़ देगा, और तोड़ भी दिया था, हड्डी पसली तोड़ भी दिया था, इसलिए सिपोज वार भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए तोड़ दिए थे, इसलिए कि जब मंगल पांडे का जब सटका था ना, खाली बढ़िया से सटक गया था, बढ़िया से, खाली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं किया था। अगर उस समय कोई महात्मा गांधी जैसा आदमी रहता ना, आजादी लेके चल देते उसी समय। तो क्या हुआ, डलोजी बार बार एडवाइस भी दे रहा था कि भैया भारत के सोल्जर्स है बहुत ज्यादा, आप ब्रिटिश का सोल्जर बढ़ाइए, एक के जगह 10 कीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे थे कि सोल्जर्स की संख्या बढ़ाओ, मगर उनकी बात नहीं मानी गई। यह भी एक कारण हो गया। अगर उनकी बात मानी जाती तो गोली मार के रोटी के द्वारा, मतलब मैसेज जो ट्रांसफर, कागज पेन था नहीं, रोटी पे लिखकर, ब्लड से रोटी पर लिखकर कितने बजे युद्ध होगा। व्हाट्सएप थोड़ी था कि मैं लाइव आ गया कि देखो साथियों, मैं लोग आप सभी को बताना चाह रहा हूं, कल से हमारा ऐसा प्लानिंग है, हमें भागना है, ब्रिटिश को भगाना है, ये करना है। ऐसा नहीं था ना भाई, वेरी लो कम्युनिकेशन। अगर हमें तक कोई बताया नहीं कि रिवॉल्ट है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा रिवॉल्ट है। सोच के देखो, इंटरनेट कट गया, स्कूल जाना बंद, आप अपने दोस्त से कैसे मिलोगे? और बाहर पूरा दंगा चल रहा है, और आप और आपके दोस्त के पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे आप लोग इस दंगे से बाहर निकल सकते हैं। अब बताओ आप कैसे? ठीक है, तो बस क्या है ना कि सिनेरियो को सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना होगा, इसके बाद मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और क्या था भाई साहब कि इट्स मेड इजी फॉर द सोल्जर्स टू टेक आर्म्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अचानक इतना बड़े रिवॉल्ट में कैसे एक आर्मी के सोल्जर्स के पास सारी बंदूकें आ गई, ये सारी चीजें आ गई। ब्रिटिश लोग एक थे, 4000 भारत के सोल्जर्स थे ग्रुप में, तो हथियार जो थे वो, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि कंक्लूजन में आएगा, दिमाग में डाल दो। ठीक है, कि हथियार लेना इजी हो गया। अगर भैया 4000 विद्यार्थी है, एक मास्टर है, ठीक है, तब तो भैया थोड़ा आसान है। अगर 10 मास्टर है, थोड़ा मुश्किल है कि नहीं है? सिंपल सोचो कि 100 बच्चे के लिए एक टीचर है, और 100 बच्चे के लिए 10 टीचर कर दिया जाए, 100 बच्चे, कितना दिक्कत होगा? तो कम था, तो हथियार लेना आसान हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा काउजेस था सिपोज वार का शुरुआत होना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। और समझो बात को, ब्रेक प्रोफेशनल ऑफ प्रमोशन, भारत के सोल्जर्स का प्रमोशन नहीं करते थे भाई, इंडियन सोल्जर्स का उन लोगों ने प्रमोशन नहीं करते थे अबव द सूबेदार। सूबेदार से बड़ा पोस्ट देते ही नहीं थे मेरे भाई, सूबेदार ही सबसे टॉप पोस्ट दे दिया उन्हें, भारत के लोगों को मिलता ही नहीं था, कितना भी काबिल क्यों नहीं रहो। अगर हो जाएगा तो फिर आप कब्जा करने का बुद्धि लगा लोगे, इसलिए कभी दिया नहीं उन लोगों ने। और ऑल द हायर रैंक, जितने बड़े रैंक का ऑफिसर थे, सब ब्रिटिश लोगों ने रिजर्व कर लिया था, अपने लिए रिजर्व कर लिया था मेरे भाई। सोचो, आप योग हो मगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। यहां पे कितनी बड़ा प्रॉब्लम्स हुआ आर्मी के साथ। मतलब देखा जाए तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक युद्ध नहीं था, पूरे देश का भड़ास था जो 100 साल से बन रहा था अंदर में। बैटल ऑफ प्लासी से लेकर बक्सर, उनके बाद आप सभी का 1829, ये सारी चीजों पे लेके सब अपने अपना भड़ास निकलेगा पूरे सिपोज। ये तुम ही सोचो, इतना बड़ा ग्राउंड, इतने लोग विरोध हो गए, फिर भी असफल हो गया। ऐसा क्या कारण हो गया? कारण बस एक ही है मेरे दोस्त, संगठन, यूनियन, लीडरशिप, जो आपको ये एजुकेशन दे सकती है, जो आपको एजुकेशन से प्राप्त करना है, जो आपको एजुकेशन में मजा देगी। ये चीजें थी, अभी बताऊंगा आगे करके कैसे ये चीजें आप सभी सफल हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। यहां पे आपका क्या हुआ, पूरा काउजेस कंप्लीट हो गया। मतलब क्या हुआ भाई साहब
कि मोहब्बत की पंक्ति खत्म हो गई। जो दोस्त को प्रेम की कहानी हम सुना रहे थे कि मेरा भैया एन नाम के व्यक्ति से प्रेम चल रहा था, उनकी जितनी बैकग्राउंड कहानी थी, ठीक है, 4 कहानी बैकग्राउंड की थी, चारों आप लोगों ने सुना दिया। पहला पॉलिटिकल, दूसरा सोशल रिलीजियस, तीसरा आप लोगों ने इकोनॉमी, तो चौथा आप सभी ने मिलिट्री। ये 4 आप सभी के क्या थे? प्रेम कहानी के 4 महीने के 4 हिस्से थे। अब रहा कि भाई साहब जो हमारा एन नाम से मेरा प्रेम कहानी चल रहा था, तो भाई साहब ये प्रेम कहानी थी क्या सर, थोड़ा बहुत बता दो। सिंपल ये हुआ, यहां से तो पूरा सब कुछ हुआ ही, ऐसा सिचुएशन आ गया, मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था बिगिनिंग में कि भाई साहब उन लोगों ने एक न्यू टाइप ऑफ राइफल का जनरेट किया, इनफील्ड राइफल नाम का। उसमें जो कार्टेज लगता था, जो गोलियां लगती थी, ठीक है, उनका जो ऊपर वाला एरिया था वो क्या किया गया था, और जो आप सभी का पिग था, इन दोनों के चमड़े से आप सभी का बनाया गया था। पिग क्या है? काऊ और पिग, गाय और सुअर, इन दोनों के से बनाया गया था, इन दोनों की स्किन से बनाया गया था। ये क्या है? आप सभी का हिंदूज के लिए क्या है? होली है, हिंदूज के लिए होली है। और ये क्या है आपका? मुस्लिम के लिए क्या है? आपका अनहोली है, अपवित्र है, पवित्र है। अब उसको क्या था? मुंह से निकालना पड़ता था। अब हिंदू धर्म के लिए गाय बहुत बड़ा, भाई साहब हम लोग उसे माता मानते हैं, हमारा धर्म से कनेक्टेड है, तो यार ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। और मुस्लिम लोग अपवित्र मानते थे, उसको भी वो नहीं कर सकते थे। यहां से क्या हुआ? ये वार शुरू हुआ। समझ में आया बातें? बस मुद्दा इतना ही था। मगर क्या हुआ कि एक मौका खोजा, सब लोगों ने अपना अपना भड़स उतारा। कौन कौन थे भैया इसमें से? आप लोगों ने देखा कि भाई साहब जितने भी लीडर्स थे, आप सभी के जितने भी लीडर्स थे वो इंक्लूड थे। पॉलिटिकल काउजेस के थ्रू क्या हुआ? सारे लीडर्स आ गए। नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, पॉलिटिकल काउजेस के थ्रू क्या हुआ? सारे आप सभी के लीडर्स आ गए। उसके बाद सोशल काउजेस के साथ और सामाजिक के द्वारा क्या हुआ? आप सभी के जो कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल, वरना आप सभी रिलीजियस पीपल बोलो, ठीक है, रिलीजियस पीपल जो व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए थे, ये आपका आ गया सोशल के थ्रू, जो आपका सोशल और रिलीजियस काउजेस के थ्रू आ गया। और तीसरा हम लोगों ने एक काउजेस पढ़ा था, इकोनॉमिक काउजेस, ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी भाई साहब आप सभी ट्रेड्स करने वाले थे, व्यापारी लोग थे, ये क्या हुआ? इकोनॉमिक काउजेस की वजह से आ गए। चौथा चीज है आप सभी का मिलिट्री काउजेस की वजह से, जितने भी सोल्जर्स जितने भी थे वो आप सभी का मिलिट्री काउजेस की वजह से आ गया। इनके वजह से क्या हुआ? पूरे भारत के लोग यूनाइट हो गए, सबके पास कोई ना कोई वजह हो गई लड़ाई करने का। क्या हो गया? वजह हो गया लड़ाई करने का। मगर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत क्या हुआ? ऐसा दिक्कत कि हम लोग युद्ध ना जीत पाए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट माय डियर, सबका पर्पस खुद के लिए था। सबका पर्पस अगर एक होता तो आसान हो जाता। पहला रीजन ये था फेल होने का, ठीक है। एक बार इसको रफ कर लेता हूं, प्लीज इसको डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। पहला रीजन क्या दिमाग में रखिएगा आप सभी कि भाई साहब जो पर्पस था, जो एम था, वो सबका क्या था? जो एम्स था, जो आप सभी उन लोगों का एम्स था, वो क्या था? डिफरेंट था, अलग था। दूसरा चीज जो था वो क्या था? उन लोगों में यूनिटी नहीं थी। तीसरा चीज क्या था? प्रॉपर लीडर कोई था ही नहीं भाई साहब, बहादुर शाह जफर को बना दिया था, प्रॉपर कोई लीडर ही नहीं था। चौथा चीज समझिए, चौथा क्या था? कोई प्लान ही नहीं था, कहां जाना है, कैसे क्या करना, देयर इज नो प्लान। ये सारे वजह हो गए, ये सब रीजन हो गए, रीजन कि भाई साहब फेल क्यों हुआ। वरना आजादी तो मिल जाती दोस्त, अगर सब लोग मिलके रहते ये सारी चीजें फुलफिल होती। और जब हमें आजादी मिली, जब हम लोग पढ़ेंगे मास मूवमेंट, उस समय ये सारी चीजें थी। प्लान गांधी जी बना रहे थे, एम था कि देश को आजाद करवाना है, यूनिटी गांधी जी लीड कर रहे थे, आप सभी का प्रॉपर लीडर वो सब लोग थे उस समय। ये चीजें जो यहां कमी थी वहां मजबूती थी, ठीक है। चीजें समझ में आई? अब समझ में आएगा आगे चल के गांधी जी का रोल क्या था। वो बंदा जब 1915 में जब भारत आया, रिटर्न किया, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने बुलाया, अभी आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो ये कहानियां हैं, कनेक्ट करते जाएंगी, चीजें समझ में आती जाएगी, हर चैप्टर में हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। इससे क्या होगा? आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, पूरी कहानी एक फ्लो में पढ़ाऊंगा आप सभी को, पूरा फ्लो में, ठीक है।
अभी तक हम लोगों ने जो भी कहानियां पढ़ी, जो भी हम लोगों ने काउजेस पढ़ा, ये क्या पढ़ा हम लोगों ने? ये पढ़ा था भाई साहब आप सभी का 1757 से लेकर आप सभी का 1856 तक में भाई साहब जो भी चीजें हुई थी उनके विषय में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, और ये जो आप सभी का हुआ, ये हुआ आप सभी का 1857। ठीक है, अभी जो पढ़ेंगे इनके बाद जो हुआ, इनके बाद जो काउजेस हुआ, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझना दोस्त, ठीक है, चीजें समझना। ठीक है, चलो अब चलते हैं कंसिक्वेंसेस, मतलब आप सभी का रिजल्ट। क्या रिजल्ट? रिजल्ट क्या था भाई? वार हो गया, सब कुछ हो गया, और हमने वार में हार भी गया। वी लॉस्ट द वार। बहुत कुछ हुआ भाई। अब हारने के बाद जब उन लोगों ने बैठ के मीटिंग किया कि यार इतना बड़ा प्लानिंग कर लिया, इतना जगह तक पहुंच गया था कि अगर थोड़ा सा हम लोग अगर मिस ना करते तो आज हमारी इस देश से विदाई हो जाती। तो ये सारा बदलाव किए गए उनके द्वारा। एक एक करके हम सारे बदलाव को अब समझते हैं। पहला बदलाव था एंड ऑफ कंपनी रूल। कंपनी रूल का जो था, कंपनी रूल करती थी, उस नियम को क्या किया उन लोगों ने? खत्म कर दिया। कंपनी रूल क्या था कि भाई साहब कि भारत में क्या था कि इंग्लैंड से, इंडिया जो था ब्रिटेन से डायरेक्ट रूल किया जाता था। इन चीजों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो क्या किया गया था? क्राउन सिस्टम लाया गया। क्राउन, कि अब भारत में ही रूल किया जाएगा, भारत के पैसा भारत में इस्तेमाल होगा, भारत के रूल्स बनेंगे। तब क्या किया? भारत में वाइसरॉय का अपॉइंटेड किया। भारत में वाइसरॉय 1857 से आपका वाइसरॉय भारत में आ गए। और ये जैसे खत्म हुआ, इनके बाद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, मतलब कि घोषित कर दिया गया कि भारत की रानी जो अब बनेगी क्वीन विक्टोरिया, फाइनल घोषित कर दिया गया। अब रूल क्वीन विक्टोरिया कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है? एंड ऑफ मुगल। मुगल वहीं से खत्म हो गया। मुगल जो आप सभी का 1526 में भारत जब आई थी, बाबर के रूप में भारत आया हुआ था, उनको अंग्रेज के द्वारा खत्म कर दिया गया। दूसरा चीज पसवार, इनको भी खत्म कर दिया गया, पूरा डिक्लाइन। इनके बाद जो रिलेशंस थे, जो रिलेशंस थे विद द प्रिंसी स्टेट, इन पे कुछ भाई साहब किया गया। जैसे क्या क्या किया गया? जो पॉलिसीज लगाई गई थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अवध पे मिस रूल का, ये सारी चीजों को क्या किया? विड्रॉ कर लिया गया। अभी पढ़ाएंगे, विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है मेरे मित्र, और समझिए बात को, जो पॉलिसीज था डिवाइड एंड रूल का, ये उन लोगों ने लगा दिया। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लगा दिया। उन लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा प्लानिंग कैसे कर लिया। फिर समझ में आया कि इन लोगों के अंदर यूनिटी थोड़ी बहुत हो गई थी, मगर संपूर्ण नहीं हो पाई, पूरी यूनिटी नहीं हो पाई। अगर पूरी यूनिटी होती तो उन लोग अभी जीत जाते, अभी अंग्रेज का शासन खत्म हो जाता। तो उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भारत में अपनाया। इनके बाद समझिए चेंजेस इन आर्मी। आर्मी में नियम में चेंजेस किया। जो डलहौजी उसी समय कह रहा था, वो सारी चीजों को चेंजेस किया गया आप सभी का। ठीक है, सारे चेंजेस किया गया आप सभी का। चलिए एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, इस 6 पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। पहला चीज क्या आप सभी का? एंड ऑफ कंपनी रूल। कंपनी का नियम आप सभी का क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, क्या किया गया? जो पावर था, कंपनी रूल्स क्या कर दिया? एंड हो गया। और जो पावर्स था वो ट्रांसफर क्या करता? टू गवर्नमेंट ऑफ द एक्ट इंडिया। एक्ट इंडिया के नाम से लाया गया 1857 एक्ट, उनके हिसाब से भाई साहब इनको खत्म कर दिया गया। और क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया पावर का ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश की महारानी को, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, मतलब जो चल रहा था कंपनी वो खत्म करके भाई साहब विक्टोरिया रूल अप करने लगेगी। खत्म। इसके बाद क्या किया गया? एक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बनाया गया हर राज्य में। ठीक है, 15 मेंबर बनाया गया, हर राज्य का एक एक मेंबर। वो क्या करेगा? इंडिया विल बी द काउंसिल द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो क्या रहेगा भाई साहब? एक क्या रहेगा? काउंसिल फॉर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जो भी होगा प्रॉब्लम्स रहेगा आप लोग वहां बताएंगे, जो भी चीजें रहेगी आप वहां इन्फॉर्म
करेंगे। ये याद रखना 15 मेंबर्स। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं आप सभी से। बाकी मैं एमसीक्यूज का हर चैप्टर का वीडियोस लेके आते रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सभी का क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। इनको समझते हैं। क्या था भाई साहब? द गवर्नमेंट कुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन नहीं है, नॉन इंटरफेरेंस इन अ सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ इंडिया। मतलब क्या कहा कि सरकार, मतलब क्वीन विक्टोरिया, आपके खुद के सामाजिक और धार्मिक, सोशल एंड रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। बोले वाह वाह, मगर ये चंड थे, चंड थे, दिमाग से नहीं, दिमाग से बहुत तेज थे। जहां इंडियन के सोच खत्म होता था ना, वहां से इसका शुरू होता था। बहुत दिमाग लगाते थे। समझते हैं क्या करके। ठीक है, ये क्या किया भाई? पार्डन टू ऑल दोज हु हैड टेक अ पार्ट इन द वार। जो जो वार में पार्ट लिया गया था 1857 के रिवॉल्ट में, सबको क्या कर दिया गया कि चलो सबको माफ कर देते हैं। फिर अगले 3 घंटा सॉरी। ठीक है, यहां तक बातें हो गई थी खत्म कि मतलब जो जो वार में हिस्से लिए थे उन सबको क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। ये भाई साहब कि चलो माफ कर दिया, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबको माफ कर देते हैं, किसी को जेल वेल नहीं डाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? मुगल का एंड और आप सभी पासवार का एंड। द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर की मृत्यु और नाना साहेब की मृत्यु होते ही उनकी डायनेस्टी क्या हुई? फिनिश हो गई। उनका डायनेस्टी पूरा खत्म हो गया। मतलब देखा जाए, जो हमारा प्रिंसी था, जो हमारा मोनार्ची सिस्टम था कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये खत्म कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश के बाद हमारा देश आजाद हुआ। फिर इस देश के चंड लोग, मतलब अनपढ़ लोग, इस देश को फिर मोनार्ची कर दिए। कैसे? जो जिसका बाप सीएम है, बेटा सीएम बन जाता है। कैसे? यही है डेमोक्रेसी। हाँ, यही आपके पास पावर है डेमोक्रेसी का। कैसे? इन चीजों को भारत के लोगों को समझना है, बच्चों को समझना है, फिर तो मजा आएगा। देश का पावर इस यूथ के पास है। आप सब यूथ हैं। अगले लोकसभा में आप लोग वोट देंगे, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। आप ही लोग तो यूथ हैं, आप ही लोग तो देश चलाएंगे। वो सारी चीजें। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है? द पॉलिसीज, जो जो पॉलिसी लगाया गया था, पहले ही बता दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो भी पॉलिसी लगाया गया, सब क्या कर दिया? एमेंडेड कर दिया गया। मतलब सारी पॉलिसीज को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, एमेंडेड कर दिया गया। किसके द्वारा? क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, एज ए एम्पायर ऑफ इंडिया। भारत का लोग तो बड़ा खुश हो जाएगा, सब कुछ हट गया भाई, जो जो हम लोग विरोध करते थे, बड़ी अच्छी महारानी होगी। हाँ? इसके बाद क्या था कि जो भी रिलेशंस था किसके साथ? प्रिंसी स्टेट के साथ, उनको समझते हैं। वही चीज है, दो बार रिपीट हो गया क्या? अच्छा, ये लाइन इसके साथ आना था। ठीक है, ये लाइन उसी के साथ चिपक गया। ठीक है, इंडियन प्रिंसी स्टेट एक्सेप्ट द क्वीन विक्टोरिया एज ए वायरल। मतलब जितने भी स्टेट थे भारत के, सब लोगों ने क्वीन विक्टोरिया को एज ए रानी महारानी मान ली। मतलब इस युद्ध के बाद यह सिद्ध हो गया कि हम लोग गुलाम थे। इनसे पहले हम लोग गुलाम थे ही नहीं, इनसे पहले भाई चलता था, भाई राज। अब क्या हुआ? हम लोग गुलाम बन गए। अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सिस्टम आप सभी का अंग्रेज के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, चलिए अब आगे और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट क्या? आप सभी का पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा दिया भाई साहब। सबसे खतरनाक पॉलिसी जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज रहा। जैसे क्या? टर्निंग कास्ट अगेंस्ट कास्ट। ये कास्ट है, ऐसा, ठीक है। टर्निंग कास्ट अगेंस्ट कास्ट, भाई साहब एक कास्ट को दूसरे कास्ट के प्रति भड़काना। हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम और मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदू, धर्म के बीच में लड़ाना,
जो करती थी डिवाइड एंड रूल, वो अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, मगर इस देश के चंट लोगों को समझ में ये चीजें नहीं आ रही है। वो सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज में है, अन्य धर्म के, अन्य जात के, सब एक साथ बैठ के रहते हैं, मगर भारत के चंट लोग डिवाइड एंड रूल के शिकार आजादी के बाद क्या अभी तक है। ठीक है, इनके बाद क्या, सो दैट दे मे फाइट अमॉन्ग्स देमसेल्फ एंड नेवर चैलेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट। मगर क्या हुआ इससे कि भाई साहब वो लोग आपस में मार करते रहेंगे, कभी भी ब्रिटिश पर चैलेंजेस नहीं आएगा, जिस तरह चैलेंजेस आई हुई थी 1857 का रिवॉल्ट। कितना खतरनाक प्लानिंग किया गया था, मतलब भाई साहब इसीलिए कभी कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस फॉर्म होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ भाई, 85 में भी। अभी चीजों को समझते हैं। और ठीक है, ये था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इनके बाद जो आर्मीज में उन लोगों ने चेंजेस लाया, उन चीजों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, द नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रॉप्स वेयर इंक्रीज्ड। द नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रॉप्स वेयर इंक्रीज। जो चीज डलहौजी ने पहले कहा था कि आप अंग्रेजों की संख्या आर्मी में बढ़ाइए, तो वही चीजों को किया गया कि भाई साहब उन लोगों ने क्या कर दिया, यूरोपियन ट्रॉप्स मतलब होता है सोल्जर्स, सिपोज की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी गई थी संख्या। इससे क्या हुआ कि उन लोगों तक, अभी नेक्स्ट पॉइंट वही तब होगा, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, उनके बाद क्या हुआ कि जो भी हथियार या की पॉइंट्स रहेंगे, की पोजीशंस रहेंगे, वो सारा चीज किसके पास रहेगा, वो सारा ब्रिटिश के पास रहेगा। ठीक है मेरे भाई, और जो हथियार रहेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के आर्म्स रहेंगे, वो सारे ब्रिटिश चंट लोगों के पास रहेंगे। इनसे क्या हुआ कि जो चैलेंजेस 1857 के रिवोल्ट में आया था कि सभी लोग गन निकाल के फायरिंग कर दिए थे, वो चैलेंजेस वो लोग दोबारा नहीं देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन समय ब्रिटिश को आइडिया ही नहीं था। ये जो सोल्जर्स हैं इंडिया के, जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं, ये कल दिन हमारे लिए प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ये चीज उसे पता ही नहीं था। तो इसलिए आगे दोबारा ये गलती ना हो, ये सोचकर उन लोगों ने क्या किया, सारे हथियार को अपने हाथ में रखा। समझ में आ गया, ये लाइन खुद से तुम लोग लिख लोगे, द मॉडल वेपन्स एंड आर्म्स वेयर प्लेस्ड अंडर देम। चीजें समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद क्या है, उन लोगों ने क्या किया, भेदभाव करने लगा कि किस आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे और धर्म के प्रैक्टिस करने के आधार पे। मतलब भैया उतना से मन नहीं भरा, इन लोगों ने और कांड करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया, सोल्जर्स जितने भी सैनिक थे उनको पेपर पढ़ने का, पेपर देखने का अलाउ नहीं किया। क्या कर दिया, नॉट अलाउ, उसे बंद कर दिया गया। क्यों, इससे क्या हुआ कि उनको इस देश दुनिया के विषय में पता ना चले, कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या वार हो रहा है, कहां पे मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ गलत हो रहा है देश में, ये चीज उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। सोच के देखो मेरे भाई, ये जो प्लानिंग्स है, कितनी बड़ी प्लानिंग्स है, सोच के देखो। बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ा माइंड सेटअप लगा के प्लान्स किया गया इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। अंग्रेज ने को देश छोड़े नहीं थे, उससे मजबूरी में देश छोड़ना पड़ गया था। कंगाल हो गए थे, कंगाल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ बचा ही नहीं था उनके पास। दो सुपर पावर्स निकल गए, अमेरिका और रशिया। ठीक है, अब अगर ये बातें मैं बोल दूं कि भारत आजाद नहीं हुआ है, क्या बोल दिया यार। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, वो सारी चीजें आगे का भी बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी आप सभी का आर्मीज को लेकर। अब आगे समझते हैं द एंड ऑफ चैप्टर। यहां पे क्या हुआ, आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जो जो हम लोगों ने पढ़ना था, क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाक से उनको जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं कि चीजें समझ में हमें आ जानी चाहिए। ठीक है, फटाक से रिकैप करते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फटाक से एक बार पूरे चैप्टर पढ़ लिया ना, अब पूरे चैप्टर को हम लोग 1 सेकंड में, 2-4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं।
चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप सभी का रिवॉल्ट 1857 का एक वार हुआ, उनसे पहले होने वाले कारण क्या थे उनको पढ़ा। ये 4 कारण हम लोगों ने पढ़ा, पॉलिटिकल काउज, सोशल एंड रिलीजियस काउज, मिलिट्री काउजेस और आप सभी का इकोनॉमिकल काउजेस, ये 4 काउजेस पढ़ा। और कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, जो बदलाव किया गया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव में बदलाव किया गया, मतलब कंपनी रूल खत्म किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव में बदलाव किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर इसमें हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा उन चीजों को थोड़ा देखते हैं। उनके बाद यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट डायग्राम पे चलूंगा, पॉलिटिकल काउजेस में हम लोगों ने इस चीजों को पढ़ा। ये सारी चीजें आप लोग डायग्राम दिमाग में बना के रखना। पॉलिटिकल काउजेस के लिए हम लोग कैसे बनाना डायग्राम बता देता हूं, क्योंकि ये पीपीटी फॉर्म में था। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना, पहले देखो, पहले क्या करना आप लोग कॉपी में ऐसे करके भाई एक चार्ट बनाओ। ठीक है, इधर लिखो क्या पढ़ना है, इधर क्या पढ़ना है, इधर लिख दो भाई साहब काउजेस, इधर लिख दो आप लोग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यहां पे खेल खत्म कर दो। उनके बाद क्या है, ये सारी चीजों को पॉइंट बनाओ पॉलिटिकल काउजेस में, ये आप सभी का 6 पॉइंट्स। ठीक है, ये आप सभी का 6 पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ गई, 6 पॉइंट्स को हम लोगों ने डील कर दिया। इसके बाद सोशल रिलीजियस काउजेस, इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डील कर दिया। 7 चीजों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप सभी के पास इकोनॉमिकल काउजेस, जो हम लोगों ने 3 पॉइंट को पढ़ा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। इनके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने मिलिट्री काउजेस। ठीक है, मिलिट्री काउजेस को इनके बाद हम लोग देखते हैं। इनके बाद हम लोगों ने इमीडिएट काउजेस पढ़ा कि भाई साहब क्या कारण था, अचानक युद्ध कैसे हुआ। फिर हम लोग कंसिक्वेंसेस को देखे, क्या रीजन था कंसिक्वेंसेस का। और इन्हीं के साथ पूरी चैप्टर हम लोगों ने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। एक अच्छे ढंग से, एक बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया मेरे मित्र। ठीक है, ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इतना ही आपका सिलेबस था। इस चैप्टर से आपका 8 से 10 नंबर का सवाल बनते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग दिमाग में क्लियर रखना, चैप्टर को ढंग से पढ़ना, एक बार 2 बार वीडियोस देख के चीजों को समझने का प्रयास करना। ठीक है मेरे मित्र, चलिए आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और स्कोर्स के रिगार्डिंग आप लोग दिए गए नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।